ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल, ये कैरेक्टर ही कभी नहीं होता अगर रोमन रेंस द बॉस एग्जिस्ट ना करता। वो टाइम जब रोमन रेंस बिना किसी को कुछ बताए डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हो चुके थे और आखिर ये एक्नॉलेज मी के पीछे की असली कहानी क्या है, वो क्या रीजन है जिसकी वजह से रोमन रेंस मानते हैं ब्रॉक लेसनर को दी हार्डेस्ट। ये वीडियो है आज लेआर्टी जोसेफ एनोआई के बारे में। फ्रॉम द हेटेड हीरो टू द लव्ड विलन, द मोस्ट सिनेमैटिक पोर्ट्रेयल ऑफ अ चैंपियन इन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री। I'm gonna take this business to a whole nother level. And as you know, the little things add up to the big things. रोमन रेंस के 2010 में प्रोफेशनल रेसलिंग में आने से पहले ही उनके ब्लड लाइन ब्रदर्स यानी कि जिमी एंड जे ऊसो प्रोफेशनल रेसलिंग की इंडस्ट्री में आ चुके थे। और जे ऊसो ये बात बताते हैं कि जब रोमन रेंस आके उनको ज्वाइन करते हैं तो उन्होंने ये चीज पहले से नोटिस कर ली थी कि रोमन रेंस एक बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग को अडेप्ट किया। इवन जे ऊसो ये भी बताते हैं कि शुरुआत में हम ज्यादा पैसों वाले थे नहीं, तो मेरे एक छोटे से अपार्टमेंट में ही रोमन रेंस रहा करते थे। और अपने फादर के बारे में भी रोमन रेंस बताते हैं कि क्योंकि उनके फादर पहले इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे तो वो चाहते थे सीधा रोमन रेंस को रिंग में देखना, और एक दिन जाके वो रिंग के बीचों बीच ही रोमन रेंस को छोड़ आते हैं। मेन रोस्टर में आने से पहले रोमन रेंस एफसीडब्ल्यू का पार्ट थे और उस टाइम पर रोमन रेंस का नाम लेआकी हुआ करता था, जो कि बाद में जाके रोमन रेंस में चेंज होता है, क्योंकि रोमन रेंस को पहले से ही रोमन नेम पसंद था और बाकी उनका रेंस वाला नेम उनको कोरी ग्रेव्स ने दिया। जिसके बाद रोमन रेंस ने एफसीडब्ल्यू में ये कैरेक्टर प्ले किया बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, जो कि द बॉस का कैरेक्टर था। और ये पहली बार था जब रोमन रेंस ने प्रोफेशनल रेसलिंग में एक हेटेड, एक विलन, एक हील वाला कैरेक्टर प्ले किया है। जब तक रोमन रेंस का मेन रोस्टर में हील टर्न नहीं हुआ था, वो बेफेस की तरह काम करते थे। तो कई फैंस इस एफसीडब्ल्यू के क्लिप्स को बहुत ज्यादा शेयर किया करते थे कि ये वो कैरेक्टर है जो कि हमको रोमन रेंस से चाहिए, क्योंकि बेफेस से ये एक हील काफी ज्यादा बेटर है। यही वो पहली बार था जब रोमन रेंस को खुद भी रियलाइज हुआ था कि एक बेफेस से ज्यादा अगर वो प्रोफेशनल रेसलिंग में एक हील का कैरेक्टर प्ले करेंगे तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। अब क्योंकि उस टाइम पर एफसीडब्ल्यू को ज्यादा देखा नहीं जाता था, तो रोमन रेंस का कैरेक्टर ज्यादा सक्सेसफुल हुआ भी नहीं। Sierra Hotel, India, Echo, Lima, Delta, शील्ड के साथ 2014 में रोमन रेंस ने अपना मेन रोस्टर डेब्यू किया, और इसकी ओरिजिनल स्टोरी भी ये है कि रोमन रेंस कभी इस एक्चुअल ग्रुप का पार्ट ही नहीं होने वाले थे, बल्कि उस समय एफसीडब्ल्यू के सुपरस्टार कैसियस ओनो इस टीम का पार्ट बनते। लेकिन बाद में डब्ल्यूडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने इसमें चेंजेस किए, जो कि सीएम पंक का ओरिजिनल आइडिया था। और शील्ड के ब्रेकअप से कुछ दिन पहले और शील्ड के ब्रेकअप के बाद ये चीज फैंस ने क्लियर नोटिस कर ली थी कि ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस को बाकी दोनों सुपरस्टार्स सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज से ज्यादा पुश मिल रहा है। शील्ड के ब्रेकअप के बाद सेथ रॉलिंस को एज हील मेन रोस्टर में बहुत फायदा हुआ, उधर डीन एम्ब्रोज भी बेबीफेस बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन रोमन रेंस बन के रह गए थे सिर्फ कॉर्पोरेट बूट लेकिन बेबीफेस, जिसको कोई भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं देखना चाहता था। 2015 में जब रोमन रेंस ने रॉयल रंबल जीती तो कुछ फैंस जो कि स्टिल रोमन रेंस को सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी सपोर्ट करना छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम पर वो विंस मैकमैन का डिसीजन लग रहा था कि उन्होंने रोमन रेंस के अंदर नेक्स्ट जॉन सीना ढूंढ लिया, ये नेक्स्ट जनरेशन का सुपरस्टार है। रोमन रेंस के पास मसल है, रोमन रेंस के पास फिजिक है, रोमन रेंस के पास लुक है, अब जरूरत है तो सिर्फ एक अच्छे कैरेक्टर की। जैसे ही फैंस को अच्छी तरीके से समझ में आने लगा कि रोमन रेंस को हैंड पिक कर लिया विंस मैकमैन ने अपना नेक्स्ट फेज बनाने के लिए, उस पॉइंट से जो हीट है वो बहुत ज्यादा जनरेट हो गई थी रोमन रेंस के लिए, जबकि एक बेबी फेस थे। और रोमन रेंस भी इस बात को एडमिट करते हैं कि वो शील्ड के ब्रेकअप के बाद भी एक बेबी फेस कैरेक्टर नहीं प्ले करना चाहते थे। This is my yard now. रोमन रेंस के बुकिंग डिसीजंस की वजह से उस टाइम पर ट्विटर पे #कैंसल डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क आए दिन ट्रेंड करते रहता था, क्योंकि उस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यू का जो कंटेंट है वो डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क पर आता था, जिसका सब्सक्रिप्शन फैंस लिया करते थे। अब इससे पहले क्योंकि इंटरनेट पर जो ओपिनियन है वो मैटर नहीं करते थे, डब्ल्यूडब्ल्यू देखती थी सिर्फ लाइव ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है। तो किस्मत रोमन रेंस की यहाँ पर और भी ज्यादा खराब थी, क्योंकि ये वो टाइम था जब इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हो चुकी थी, और अब इंटरनेट पर फैंस क्या बोलते हैं वो ओपिनियन भी बहुत ज्यादा मैटर करते थे। अब क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारे नंबर्स में जो फैंस के ओपिनियन है वो रोमन रेंस के अगेंस्ट थे, तो ज्यादातर जो माहौल है वो रोमन रेंस के अगेंस्ट ही बना, और इसमें रोमन रेंस बिल्कुल एक विक्टिम दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। जो चीजें जिस हिसाब से विंस मैकमैन के टेलीविजन पर बुकिंग करते थे उसी हिसाब से उनको चीजें करनी भी पड़ती थी। और इनिशियल डेज में रोमन रेंस ने ये भी एडमिट किया कि कैसे शुरुआत में जब इस तरह से उनको नेगेटिविटी मिलती थी इंटरनेट से, तो उनके लिए हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। Full of suffering, succotash, son. रोमन रेंस का सफरिंग सकोटैश
वाला प्रोमो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रोमन रेंस के लिए लेके आता है, क्योंकि ये प्रोमो वाकई में बहुत ज्यादा बेकार था। खुद रोमन रेंस एडमिट करते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा क्रैपी थी। वो कहते हैं कि आज भी जाके जब मैं इतना अच्छा काम कर चुका हूं, स्टिल ये वाला प्रोमो, ये वाली बात कहीं ना कहीं से कोई बंदा उठा के लेके आ जाता है। और उस टाइम पर भी रोमन रेंस बताते हैं कि वो ये प्रोमो नहीं करना चाहते थे, लेकिन विंस के प्रेशर में आके इस प्रोमो को करने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि विंस मैकमैन बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि रोमन रेंस का बेबी फेस वाला कैरेक्टर फैंस तो पसंद नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि यही सेम चीज वो पहले जॉन सीना के साथ भी कर चुके थे और इवेंचुअली जाके जॉन सीना ने WWE का बहुत अच्छा बिजनेस बना के दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि अब फैंस के सामने ही विंस मैकमैन एक वॉर पर निकल चुके हैं कि उनको रोमन रेंस को एज बेबी फेस तो सक्सीड करना ही है। क्योंकि रोमन रेंस को उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो खुद बताते हैं कि बहुत सारे सिली मिस्टेक्स करते हैं, जैसे रॉयल रंबल को डिक्लेयर करने में भी उन्होंने चीजों को फंबल कर दिया था। अब फैंस का कहना यह था कि रोमन रेंस वो कैरेक्टर है जो कि अनडिजर्विंग है और ये बंदा उन लोगों का स्पॉट ले रहा है जिनको रोमन रेंस से पहले आगे आना चाहिए। आज के टाइम में तो वैसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई एक सुपरस्टार जो कि बेबी फेस है और अगर उससे हीट मिल रही है, फैंस की तरफ से नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा है, तो वो स्टिल एक बेबी फेस की तरह कैसे काम कर सकता है। लेकिन उस टाइम पर सारी बातें विंस मैकमैन के सामने भैंस के आगे बीन बजाना जैसी थी, जहां पर एक तरफ सेथ रॉलिंस एक नेगेटिव हील कैरेक्टर वर्क करते हुए भी फैंस की तरफ से प्रेज ले रहे थे, वहीं रोमन रेंस एक फेस होने के बावजूद भी खा रहे थे तो सिर्फ फैंस की तरफ से गालियां। इस वीडियो का लाइक है 20,000। ऐसी वीडियोस में यार मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, तो अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो चैनल पर कंटिन्यू हो तो आप लाइक जरूर करना और साथ में यही बता सकते हो कि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको किस सुपरस्टार पर चाहिए। Because I can do this part-time better than you could ever do it full-time. रोमन रेंस ने 2015, 2016, 2017, 2018 इन चारों रेसलमेनिया को लगातार मेन इवेंट किया और उस टाइम तक अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हराने वाले सुपरस्टार, उनकी स्ट्रीक को तोड़ने वाले सुपरस्टार से ब्रॉक लेसनर थे और किसी ने भी रेसलमेनिया में अंडरटेकर को नहीं हराया था। लेकिन उसके बाद रोमन रेंस को मैच मिलता है अंडरटेकर के सामने, रोमन रेंस ने अंडरटेकर को हराया और ये बात फैंस के जले पर और ज्यादा नमक छिड़कने जैसी थी कि कैसे हमें रोमन रेंस का बेफेस कैरेक्टर वैसे ही पसंद नहीं आ रहा और अभी अंडरटेकर को कैसे हरा रहा है। और उसके ठीक बाद जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होता है, वहां पर ऐसी बू रोमन रेंस को मिलती है जो कि उनको भी अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट करती है और रोमन रेंस ये भी बताते हैं कि उस मेमोरी को वो याद नहीं करना चाहते। ये सेगमेंट रोमन रेंस के करियर में याद तो हर किसी को रहेगा, लेकिन सिर्फ बुरी चीजों के लिए। बाद में जाके जब रोमन रेंस को जॉन सीना के साथ भी फ्यूड मिलती है, तो माइक पर इतनी बुरी तरीके से जॉन सीना ने रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय किया कि रोमन रेंस खुद बोलते हैं कि जॉन सीना से मैंने बहुत कुछ सीखा और उस टाइम पर जो प्रोमो चल रहा था मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। बिग डॉग के हालात इसी बात से आप समझ सकते हो कितने बुरे थे कि जिंदर महल, जिनको हर एक सिचुएशन में फैंस की तरफ से बू मिलती है, अब रोमन रेंस के साथ फ्यूड में आके उनको भी फैंस की तरफ से चीयर मिलना शुरू हो चुका था, जो कि विंस मैकमैन का आइडिया था कि अगर जिंदर के सामने रोमन रेंस होगा तो शायद ये ओवर हो सकते हैं, लेकिन वो चीज यहां पर भी काम नहीं करी। And I've been living with leukemia for 11 years. 22 अक्टूबर 2018 ये मंडे नाइट रॉ का वो एपिसोड है जब रोमन रेंस ने अपनी ल्यूकेमिया को अनाउंस किया था और सोचो चीजें कितनी ज्यादा रोमन रेंस के लिए बुरी थी कि उस पॉइंट पर फैंस को ये लग रहा था कि ये सिंपैथी दिलाने के लिए रोमन रेंस के बेबी फेस वाले कैरेक्टर को ओवर करने के लिए विंस मैकमैन की एक और नई चाल है। और इसके कुछ महीनों बाद जब रोमन रेंस वापस भी आ गए तो फैंस ने इस बात के ऊपर भी डाउट करना शुरू किया कि ये विंस मैकमैन का पूरा प्लान है। बट रोमन रेंस बताते हैं इस बात को कि उनको किसी भी रेडिएशन थेरेपी से नहीं गुजरना पड़ा था, वो अपनी ल्यूकेमिया की ट्रीटमेंट के लिए ओरल केमोथेरेपी ले रहे थे और बहुत टाइम लगा फैंस को ये बात समझने में कि ये कोई स्टोरी लाइन नहीं है बल्कि रियल लाइफ का पार्ट है। इवन आज तक भी रोमन रेंस अपनी ओरल ट्रीटमेंट में है और वो ये भी बताते हैं कि शायद हो सकता है उनको अपनी पूरी जिंदगी भर ये दवाइयां लेनी पड़े इस ल्यूकेमिया से बैटल करने के लिए। रोमन रेंस जब वापस आते हैं तो ऑब्वियसली उनको रिएक्शन तो अच्छा मिलता है, लेकिन इसके कुछ टाइम के बाद ही चीजें फिर से उनके लिए बुरी होने लगती है। जब ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका रेसलमेनिया में मैच था, उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को हराया और उस पॉइंट पर भी फैंस रोमन रेंस को बू कर रहे थे। रोमन रेंस बताते हैं कि उनके पूरे करियर में सबसे डिफिकल्ट टाइम था कि एक बार फिर से वो उसी जगह पर आ चुके हैं जिस पर वो नहीं आना चाहते थे। अब WWE ने इस मौके पर डिसाइड किया कि वो थोड़ा सा मेन इवेंट सीन से रोमन रेंस को ब्रेक देंगे, उनको मिड कार्ड डिवीजन में वो लेके आते हैं। अब इस पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा था कि फैंस ने रोमन रेंस के बारे में केयर करना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो पहले की तरह कोई मेन इवेंट स्पॉट पर नहीं थे। इवन बैरन कॉर्बिन के साथ जो फ्यूड थी वो तो ऐसी थी जिसने सारी हदें पार कर दी और फैंस ये क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या ये चीजें प्रोफेशनल रेसलिंग में बिलोंग भी करती हैं। सिर्फ फैंस के लिए नहीं बल्कि रोमन रेंस के लिए भी इतना डीमोटिवेटिंग था
कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये उनके बिग डॉग कैरेक्टर की पीक है और अब इससे आगे वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। पैंडेमिक की वजह से रोमन रेंस ने WWE से ब्रेक लिया और क्योंकि उस टाइम पर पॉल हेमन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे मंडे नाइट रॉ के, तो जब वो स्मैकडाउन में बैक स्टेज जाके प्रोड्यूसर से पूछते रोमन रेंस के स्टेटस के बारे में, तो पॉल हेमन को इन्फॉर्म किया जाता है कि रोमन रेंस रिटायर हो चुके हैं। ओरिजिनल विजन जैसे बिग डॉग के कैरेक्टर के लिए था, उस हिसाब से ये पूरा फ्लॉप था। ग्लोबली अगर देखा जाए तो कैजुअल्स ने रोमन रेंस को जरूर पसंद किया था, लेकिन जो हार्डकोर जो ओपिनियन देने वाले फैंस थे वो कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाए रोमन रेंस से। बस यही पीक था रोमन रेंस के कैरेक्टर का, बट ओनली एज बिग डॉग, नॉट ट्राइबल चीफ। The head of the table, the tribal chief. ब्रॉक लेसनर इस पॉइंट पर WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, तो पॉल हेमन के पास कुछ करने के लिए था नहीं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के स्पॉट से वो फायर हो चुके थे। रोमन रेंस शुरुआत से ही पॉल हेमन के साथ काम करना चाहते थे। रेसलमेनिया 31 में जब पहली बार ब्रॉक लेसनर के साथ प्रोग्राम में वो एंगेज होते, तो वो पॉल हेमन को देखते हैं कि एक पॉइंट पर मैं भी चाहता हूं कि पॉल हेमन मुझे मैनेज करे, और शायद ये उस चीज का सही मौका आ चुका था। Believe that. ब्रॉक लेसनर का WWE से ब्रेक लेना अगर कभी ना हुआ होता तो शायद रोमन रेंस एंड पॉल हेमन को हमने साथ में भी नहीं देखा होता। रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर के साथ अपनी फ्यूड के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि अगर मेरे से पूछोगे सबसे ज्यादा मुश्किल टफ किसके साथ है रिंग में जाना, तो वो ब्रॉक लेसनर, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो मिक्स मार्शल आर्ट का है और तुम्हें पता होता है रिंग में जाने से पहले ही कि ब्रॉक लेसनर आज तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। अब रोमन रेंस ने डिसाइड कर लिया था कि वो वापस आएंगे WWE में, तो एक बैड गाय बन के, जिसमें उनको साथ मिलने वाला है पॉल हेमन का, जो कि हमेशा ही WWE की इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स के लिए जाने जाते हैं। ये एग्जैक्टली वो कैरेक्टर था रोमन रेंस का जिसको विंस मैकमैन हमेशा से ढूंढ रहे थे। दिस वॉज द ट्राइबल चीफ, दिस वॉज द हेड ऑफ द टेबल। My rightful place at the head of the table. अब ये सिर्फ रोमन रेंस को टॉप गाय बनाने की स्टोरी नहीं रह गई थी, बल्कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ ऑर्गेनिकली रोमन रेंस को टॉप तक पहुंचाने की कहानी थी। ये वो बंदा है जो कि अपनी फैमिली को प्रोवाइड करता है, ये वो बंदा है जो कि अपनी फैमिली का हेड और अपनी फैमिली को साथ में लेके चलता है, और अगर ये चैंपियन भी है तो ये चैंपियनशिप को भी सीरियसली लेगा। जे उसे एक्सप्लेन भी करते हैं रोमन रेंस के इस कैरेक्टर को कि कैसे वो हॉट एंड कोल्ड दोनों साथ में थे। हो सकता है कि रोमन रेंस मुझे थप्पड़ मार दे, या फिर हो सकता है रोमन रेंस मुझे डिनर पे भी लेके जाए अपनी तरफ से। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था ये रोमन रेंस का कैरेक्टर। ये पहली बार होने जा रहा था कि रोमन रेंस को रेसलमेनिया मेन इवेंट करने के लिए फैंस बू करने की बजाय खड़े होकर एक्नॉलेज करने को तैयार थे। Acknowledge me. एक्नॉलेज मी वाले कैच फ्रेज के पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब सिर्फ बातों ही बातों में रोमन रेंस एक्नॉलेज मी करने वाली बात बोलते हैं, और पॉल हेमन के अकॉर्डिंग दिस वाज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ द ट्राइबल चीफ। इंप्रूवमेंट अब रोमन रेंस में इतनी साफ दिख रही थी कि जब दोबारा ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के साथ उनकी जॉन सीना के साथ फ्यूड होती है, तो उन्होंने पूरा कॉम्पिटिशन उनको दिया, मिशनरी जैसे जोक्स मारे जो कि आज भी पॉपुलर है, और खुद जॉन सीना भी इस बात को एडमिट करते हैं कि रोमन रेंस का कभी किसी से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। अगर उनका कंपैरिजन होना चाहिए कभी किसी से, तो वो खुद रोमन रेंस हैं। सबसे बड़ा फायदा था यहाँ पर क्रिएटिव फ्रीडम का होना। पॉल हेमन के साथ मिलकर जो चीजें हमने टेलीविजन पर देखी, अगर मैं उसको कहूं कि वो सिर्फ 1% है उन सारी चीजों का जो कि अब तक मिलके इवन बैक स्टेज पॉल हेमन एंड रोमन रेंस ने करी है, तो वो गलत भी नहीं होगा। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहां पर एक हील, एक नेगेटिव कैरेक्टर होते हुए कोई बंदा इतनी अच्छी तरीके से WWE कंपनी को चला रहा, और रोमन रेंस खुद कहते हैं कि उनकी जगह तो कोई भी नहीं लेने वाला, और हो सकता है आज से 10, 20, 30 साल बाद जाके कोई इसी ट्राइबल चीफ कैरेक्टर का यूज करे उसकी WWE की सक्सेस के लिए। एक वो रोमन जिसने अंडरटेकर को हराया रेसलमेनिया में, जिसने रॉयल रंबल जीती, जिसने एक साथ अथॉरिटी के सारे बंदों को मारा, वहीं ये ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर जो कि अपनी फैमिली की हेल्प लेता है अपने मैचेस को जीतने में, क्राउड को भला बुरा बोलता है, लेकिन फिर भी लोगों को पसंद है, तो सिर्फ ट्राइबल चीफ। एंड दिस वाज द प्योर डेफिनेशन ऑफ सिनेमा। ब्लड लाइन की ये स्टोरी लाइन को कहा भी जाता है कि WWE की हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइंस में से एक है, जिसमें फैंस इतना ज्यादा इन्वेस्टेड थे। और 2018 का एक वो टाइम जब समोआ जो के साथ मेन इवेंट में मैच करते करते ही क्राउड वहां से जाने लगा, उस मैच में अपना इंटरेस्ट ना दिखा के। एंड फास्ट फॉरवर्ड 2024 समर स्लैम का वो शो जब मेन इवेंट में सारे फैंस अपने पैरों पर खड़े हैं सिर्फ ट्राइबल चीफ को दोबारा वापस देखने के लिए। रोमन रेंस ने WWE में सिनेमा इन्वेंट किया, और जैसे बेंचमार्क सेट किए जाते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जॉन सीना, होगन जैसे कैरेक्टर के कि ये होते हैं कंपनी के फेस, अब उस लिस्ट में रोमन रेंस का भी नाम है, बट एज अ हील सुपरस्टार। ये थी रोमन रेंस की पूरी जर्नी जो कि बहुत ज्यादा एडवेंचरस रही है। और अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो भाई 20,000 लाइक्स का टारगेट जरूर कंप्लीट करवा देना। आप बताना आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री किस सुपरस्टार पर चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और कंटेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर 7 सालों से हम WWE का कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।